नमस्ते स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी देख लिया था, बराबर है। हमने उसके बाद आई थिंक सो रिलेशन भी फाइंड किया था। रिलेशन बिटवीन व्हाट? रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी नियर द अर्थ। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब क्या? सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए उसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। अर्थ के पास घूमने के लिए जितना रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ बिकॉज ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बराबर है। सबसे पहला उसका फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच का क्यूब अपॉन जी एम। ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला आपका टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच का क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर। आपको पता है जी एम इज इक्वल जी आर स्क्वायर होता है। और तीसरा फॉर्मूला है मास के फॉर्मेट में अंडर रूट 3 पाई आर प्लस एच का क्यूब अपॉन जी रो आर क्यूब। ओके। अब इफ सैटेलाइट, ये तीन फॉर्मूलाज हैं। इफ सैटेलाइट इज क्लोज, वेरी क्लोज टू अर्थ, वेरी क्लोज टू अर्थ मतलब हम उस कंडीशन में एच की वैल्यू क्या मान लेंगे? जीरो। एच की वैल्यू जीरो मान लेंगे तो देयरफॉर टी क्या हो जाएगा? किसी में भी आप एच की वैल्यू जीरो डाल दो, मान लेते इसमें जीरो डाल दिया तो आर क्यूब बाय जी एम हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाय जी एम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाय जी आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 पाई आर क्यूब कैंसल, तो क्या हो जाएगा? 3 पाई बाय जीरो। और सब वैल्यूज आप पुट करोगे तो उसका आंसर आता है 5078 सेकंड्स। और अगर उसको आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो उसका आंसर आएगा 84.6 मिनट्स। कितना आंसर आएगा? 84.6 मिनट। ठीक है, याद रख लेना, काम की चीज है, बहुत काम की चीज है, आपको काम आएगा। डन। ठीक है, अब आ जाते हैं हाइट ऑफ द सैटेलाइट की तरफ कि भाई कितना ऊपर सैटेलाइट घूमना चाहिए। तो उसका हाइट ऑफ द सैटेलाइट का एच का फॉर्मूला होता है टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी बाय 4 पाई स्क्वायर का पावर 1/3 और माइनस आर। जे डबल नीट वाले ये फॉर्मूला याद रख लेना, आपको काम आएगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू एम वी जीरो आर। ओके, सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो उसका फॉर्मूला आएगा जी एम एम स्क्वायर आर। ये उसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, बराबर। ठीक है, अब इसके जो सारे न्यूमेरिकल्स है ना वो बहुत ही हाई लेवल के होते हैं, इसलिए हमें उसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है सैटेलाइट्स। क्या है? सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो, जियो मतलब वो जियो धन धनाधन वाला जियो नहीं ठीक है। नाउ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है? इफ आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा सैटेलाइट के बारे में तो अभी अर्थ के ऑर्बिट में मोर देन 20,000 सैटेलाइट्स अभी घूम रही है। अब पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई थी 1962 में, बराबर है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और वैसे देखना जाए सैटेलाइट तो बहुत 1957 में लॉन्च हुई थी, हमने आगे देख लिया था। तो आज इतनी सारी सैटेलाइट घूम रही है। अब उसमें बहुत सारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है। क्या है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? इफ अ सैटेलाइट इज मेड टू रिवॉल्व फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट with a period of revolution equal to 24 hours in a circular orbit concentric and coplanar with the equatorial plane of the earth, its relative velocity with respect to earth will be zero। सर ये तो आपने लिखा है, वही आपने रीड किया, वो तो हम भी कर सकते हैं, समझाता हूँ। देखो, मैं और आप दोनों जा रहे हैं, हमारे दोनों की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। हम दोनों की स्पीड 60 किलोमीटर आवर और वो भी सेम डायरेक्शन में है, तो हमें क्या लगेगा? दोनों के रिस्पेक्ट में, हम दोनों के रिस्पेक्ट में हमारी स्पीड क्या होगी? जीरो, जिसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है, बराबर है। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है?
रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। तो तब दोनों की स्पीड सेम है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 0। इसी तरह से अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है, रोटेशन जिसको बोलते हैं, तो रोटेशन का पीरियड क्या होता है 24 आवर्स का। तो उसी, और वो भी वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, इसलिए सनराइज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट। ओके, वो कॉन्सेप्ट में हमें इधर नहीं जाना है, वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, याद रख लेना। तो अगर उतना ही टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन हम अर्थ सैटेलाइट का रख दें तो, और वो भी वेस्ट टू ईस्ट घूमे तो अर्थ का भी स्पीड और सैटेलाइट का स्पीड सेम हो जाएगा। और दूसरी बात, उसकी जो ऑर्बिट रखेंगे अर्थ की, मान लो ये अर्थ है, तो उसकी ऑर्बिट होगी वो कॉन्सेंट्रिक टू द अर्थ रखें, कंसेंट्रिक टू द अर्थ। ये अपना अर्थ है जिसका मास m है, और ये ऑर्बिट, तो उसके क्या होगा कि मान लो कि अभी एक ऑर्बिट लॉन्च करी और वो एग्जैक्टली यहाँ पे गुजरात के ऊपर है, तो वो आप कभी भी देखोगे तो हमेशा गुजरात के ऊपर ही रहेगी। क्यों? बिकॉज वो उसकी रिलेटिव, नो डाउट अर्थ भी रोटेट हो रहा है, उसके अराउंड सैटेलाइट भी रिवॉल्व हो रही है, बट दोनों की स्पीड सेम है, इसलिए हमें क्या लगेगा भाई वो ऊपर के ऊपर ही है, ऐसी की ऐसी है। बट नो, इट इज मूविंग विद द स्पीड कि भाई 24 घंटे में वो पूरा एक चक्कर काट ले, पूरा ऐसा घूम ले। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे भाई उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगी 0। और सिंस उसकी ऑर्बिट कंसेंट्रिक है और कोप्लानर मतलब वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं घूम रही है, ऐसे ही एक ही जगह पे घूम रही है, ऐसे कभी कभी ऐसे घूमती है फिर ऐसे घूमती है, ऐसा नहीं, एक ही जगह घूम रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो मतलब अर्थ एंड स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी मतलब वो रुक जाना है, ऐसा। स्टेशनरी मतलब जहां से वो पेन पेंसिल मिलते हैं वो नहीं। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में वो रुकी हुई लगे, उस सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी बोलते हैं। सच सैटेलाइट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बिकॉज इट अपीयर स्टेशनरी टू एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। अर्थ पे तो उसे हमें ऐसा ही लगेगा ना भाई वो स्टेशनरी। इट इज कॉल्ड सिंक्रोनस सैटेलाइट ऑल्सो। सिंक्रोनस, सिंक करना मतलब क्या, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मैच कर देना, उसे सिंक्रोनस बोलते हैं। ये इंग्लिश वर्ड है, काफी अच्छा वर्ड है, याद रखना। इट इज सिंक्रोनस सैटेलाइट आल्सो बिकॉज इट्स एंगुलर स्पीड इज द सेम एज दैट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। एंगुलर स्पीड मतलब अभी सिंस वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं इसलिए एंगुलर स्पीड होगी, और सिंस दोनों की टाइम पीरियड 24 आवर्स है इसलिए दोनों का स्पीड भी क्या होगा, सेम होगा, इसलिए दोनों ने एक दूसरे की स्पीड को क्या कर दिया, सिंक कर दिया, इसलिए उसका नाम क्या है, सिंक्रोनस सैटेलाइट। When such a satellite is used for communication purpose, it is also known as communication satellite। और ज्यादातर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमेशा कम्युनिकेशन के लिए ही काम आती है, तो इसलिए उसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलते हैं। Telstar was the first communication satellite sent by USA into space in 1962। पहली बार जो टेलस्टार नाम की भेजी थी 1962 में यूएसए ने भेजी थी। A satellite which revolves around the earth in its equatorial plane with the same angular velocity, speed and in the same direction as the earth rotates about its own axis is called geostationary and synchronous satellite। ये है geostationary satellite की डेफिनेशन। वो सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड इक्वेटोरियल प्लेन में घूमे, पोल्स नहीं, इक्वेटर में घूमे, और एंगुलर स्पीड उसकी सेम हो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, उसे हम कहेंगे जियो स्टेशनरी और सिंक्रोनस सैटेलाइट। बराबर है, क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितनी ऊपर होनी चाहिए। तो हमने अभी देखा हाइट का फॉर्मूला क्या देखा बेटा, हमने टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी बाय 4 पाई स्क्वायर उसका पावर 1/3 माइनस आर। अभी देखो आपको पता है टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा 24 आवर्स, मतलब उसको कन्वर्ट करेंगे तो 86,400 सेकंड्स हम दिन में वेस्ट करते हैं, एक दिन चला गया तो। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्या होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम 6400 किलोमीटर को एज इट इज ही रखते हैं। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी हाइट रखी है हमने 6400 किलोमीटर, रखने का रीजन ये है क्योंकि हम हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को भी किलोमीटर में ही रखेंगे, मीटर में नहीं रखेंगे। जी की वैल्यू मैं लेता हूँ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बट यहाँ पे किलोमीटर है इसलिए मुझे उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.098 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम हाइट के फॉर्मूला में सब सारी वैल्यू डालेंगे तब उसका आंसर आएगा 35930 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 36,000 किलोमीटर। बराबर है,
क्लियर हो गया? तो इतनी ऊपर हाइट पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रह सकती है, बराबर, तभी उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स होगा। तो ये अप्रोक्सीमेट हाइट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। ओके, नेक्स्ट, नेसेसरी कंडीशन फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सबसे पहले इट शुड रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट कंसेंट्रिक एंड कोप्लानर विद द इक्वेटोरियल प्लेन। पोलर नहीं, इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, उसके साथ कंसेंट्रिक होने चाहिए, मतलब सेम सेंटर, और कोप्लानर भी होना चाहिए, क्योंकि एक ही प्लेन में घूमना चाहिए, ऐसे ऐसे या ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे नहीं घूमना चाहिए। दूसरा, इट्स सेंस ऑफ रोटेशन शुड बी, its sense of rotation should be same as that of the earth, that is from west to east। वो भी कैसे घूमना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट घूमना चाहिए, ठीक है। तीसरा, इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ शुड बी एग्जैक्टली एज सेम एज दैट ऑफ द अर्थ। कितना होना चाहिए, 24 आवर्स का उनका पीरियड होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 24 आवर्स का उसका टाइम पीरियड होना चाहिए। और चौथा, इट शुड बी रिवॉल्व एट अ हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली कितना, 36,000 किलोमीटर हाइट पे वो घूमना चाहिए। ये 4 नेसेसरी कंडीशंस है, पहले जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बेटा। तो बेटा आपने नेसेसरी कंडीशंस देख ली, अब हम यूजेस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट देखते हैं। सबसे पहला, इन कम्युनिकेटिंग रेडियो, टीवी, टेलीफोन सिग्नल अक्रॉस द वर्ल्ड। अब होता ये है कि मान लो ये आपका अर्थ है, एक सैटेलाइट इधर है, ठीक है, दूसरी सैटेलाइट इधर है, और तीसरी सैटेलाइट इधर है। अब मान लो आप यहाँ पे रहते हो और आपको इधर कोई बंदा रहता है, उसको सिग्नल भेजना है, तो होता क्या है, आप इसको सिग्नल भेजते हो, ये इसको सिग्नल भेजता है, और ये यहाँ पे सिग्नल भेजता है। तो मैं जैसे मान लो फोन लगाऊं, मेरा कोई फ्रेंड अमेरिका में रहता है, तो विद इन अ सेकंड उसको कनेक्ट हो जाता है। तो सोच लो कितनी ज्यादा स्पीड से वो ट्रैवल करता है। इस तरह से वो कम्युनिकेशन में, और टीवी में, टीवी बहुत बार ऐसा होता है ना, ब्रॉडकास्टिंग अमेरिका से होता है और यहाँ पे लाइव देख सकते हैं, आजकल तो सब पॉसिबल है, तो ये इसके थ्रू होता है। दूसरा, इन स्टडिंग अपर रीजन ऑफ द एटमोस्फियर, क्योंकि इतना ऊपर रहता है इसलिए एटमोस्फियर के ऊपर के रीजन भी हम इससे कर सकते हैं। तीसरा, इन फोरकास्टिंग वेदर, क्योंकि जियो स्टेशनरी है, मतलब उसी जगह पे कंटिन्यूस रहेगा, तो उसी के वेदर को फोरकास्ट कर सकता है। चौथा, इन डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट शेप एंड डायमेंशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ से इतना ऊपर है इसलिए वो इजीली रह सकता है। नेक्स्ट, इन स्टडिंग मीटियोराइट्स, क्योंकि ऊपर है इसलिए मीटियोराइट्स को इजीली कर सकता है, चेक कर सकता है। और लास्ट, इन स्टडिंग सोलर रेडिएशन एंड कॉस्मिक रेज, सन से जो आती है वो रेज और उनकी सोलर रेडिएशन को भी ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। चलो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। नेक्स्ट इज बेटा पोलर सैटेलाइट्स। पोलर सैटेलाइट्स क्या होती है, अब देखो ये आपके पास बेस्ट फिगर है, ये अर्थ है। जो सैटेलाइट्स जो इक्वेटर के अराउंड रोटेट होती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, उसे हम पोलर सैटेलाइट बोलते हैं, सॉरी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। और नॉर्थ टू साउथ पोल्स के अराउंड रोटेट होती है, उसे पोलर सैटेलाइट्स बोलते हैं। अ सैटेलाइट दैट रिवॉल्व्स इन अ पोलर ऑर्बिट इज कॉल्ड पोलर सैटेलाइट। अ पोलर ऑर्बिट इज वन whose plane is perpendicular to the equatorial plane of the earth. A polar orbit passes over north and south poles of the earth and has a smaller radius of 500 to 800 किलोमीटर। कैसे रोटेट होती है, नॉर्थ टू साउथ, और उसकी ऑर्बिट कहाँ पे, 500 टू 800, मतलब अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। वेयर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो अबव 36,000 किलोमीटर ऊपर है, और ये सिर्फ 500 से 800 किलोमीटर, मतलब देखने जाए तो कुछ भी नहीं हुआ। 500 से 800 किलोमीटर कंपैरिजन टू 36,000 तो कुछ नहीं हुआ ना। As the Earth rotates about its axis, the polar satellite successively passes across the different parts of the Earth's surface. अब देखो अर्थ तो ऐसे रोटेट होता है, अर्थ ऐसे रोटेट होता है, और पोलर ऑर्बिट ऐसे रोटेट होती है। तो सिंस अर्थ की पोजीशन, देखो अर्थ ऐसे रोटेट हो रहा है, अर्थ ऐसे रोटेट हो रहा है, पोलर ऑर्बिट ऐसे रोटेट हो रही है, तो वही पोलर ऑर्बिट एक ही जगह पे बार 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 बार, क्योंकि 500 से 800 किलोमीटर है तो उसका टाइम पीरियड भी कितना होगा, काफी छोटा होगा, इसलिए वो थ्रू आउट द डे कितनी बार वो अर्थ को रोटेट कर सकती है। और मैं आपको बता दूं, इफ यू हैव हर्ड द नेम ऑफ शूटिंग स्टार, कॉमेट्स और ये सब, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई शूटिंग स्टार और बेसिकली क्या होते हैं, स्टार्स जो जाते रहते हैं। बट आपको पता नहीं है, बहुत बार क्या होती है, पोलर सैटेलाइट ही पास होती रहती है, जो बार बार 1.5-2 घंटे में वहीं से पास होती रहती है। क्यों, क्योंकि वो उसका काम ही वही है, ठीक है। और सिंस वो बार बार पास होती रहती है एक ही जगह से, तो इसलिए वो एक जगह को कंटिन्यूसली उसका पूरा स्ट्रिप बना सकते। देखो अभी यहाँ से पास हुई, फिर यहाँ से पास होगी, तो अभी उसने इतना पोर्शन देखा, फिर इतना पोर्शन देखा, फिर इतना पोर्शन देखा, तो फिर उन सबको इकट्ठा करके वो क्या कर सकती है,
उनसे फिर एक पर्टिकुलर वो पूरा डेटा रेडी करते हैं। Thus the polar satellites eventually scans an entire surface of the earth, जैसे मैंने बताया ना थोड़ा थोड़ा पैच। Examples of polar satellites are European Spot and the Indian Earth Satellite known as IERS, Indian Earth Resource Satellite। ये हमारी इंडिया की है, यूरोप की है स्पॉट। ठीक है, लिख लीजिए चलो इतना जल्दी से लिख लिया बेटा। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ पोलर सैटेलाइट कहाँ पे यूज होती है? वेदर एंड एनवायरमेंट मॉनिटरिंग। देखो वेदर फोरकास्टिंग था और ये वेदर मॉनिटरिंग है। वेदर फोरकास्टिंग मतलब 2-3 दिन के बाद क्या होगा वो देखना। क्यों? क्योंकि इतने ऊपर से है। तो अब मान लो अरेबियन सी में, जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे पूरा ऐसा है। अब ये श्रीलंका यहाँ पे, ये पूरा ऐसा इंडिया मैंने रफली बनाया। अब यहाँ पे अरेबियन सी इतना बड़ा है, ये बे ऑफ बंगाल है। अब अरेबियन सी में यहाँ से कोई साइक्लोन आ रहा है तो वो यहाँ पे तो कितने 4-5 दिन के बाद पहुंचेगा। तो उसको पोलर सैटेलाइट मॉनिटर नहीं कर सकती है, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, वो इतना ऊपर है तो उसे पता चल जाएगा भाई कोई आ रहा है साइक्लोन। बट मॉनिटर कौन करेगा कि भाई 1.5 घंटे में उसके बारे में पता करेगा कि भाई हाँ अब ये इधर पहुंचा, अब इधर पहुंचा, इधर पहुंचा। फोरकास्टिंग करने का काम है जियो स्टेशनरी का और मॉनिटरिंग करने का काम है पोलर सैटेलाइट का। दे प्रोवाइड मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन देन जियो स्टेशनरी बिकॉज वो अर्थ से काफी नजदीक है, इसलिए उनकी इंफॉर्मेशन भी काफी स्ट्रांग होती है। दूसरा, दे आर यूज्ड इन स्पाइंग वर्क। जैसे अभी एलएसी और एलओसी पे बहुत ही तनाव चल रहा है। एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना, एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान। वहां पे कौन सी टैंक कहाँ पे कैसे है, वो जो उरी वाला आपने मूवी देखी होगी तो उसमें भी पोलर सैटेलाइट का यूज किया गया हर एक मोमेंट रखने के लिए भी, कौन किधर है कैसा है वो सब मिलिट्री पर्पज। ब्रिटिश पोलर सैटेलाइट फर्स्ट डिसाइडेड होल इन द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में होल है वो इन्हें बताया था। दूसरा, ये सारी टोपोग्राफी ऑफ मून, वीनस और मार्स के, क्योंकि ये तीनों अर्थ से काफी नजदीक है, इसलिए इन तीनों को स्टडी करने के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लिया बेटा? ओके, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। आपको ये एक चीज शायद अगर आपको क्वेश्चन हुई तो बहुत अच्छी बात है कि भाई ये अर्थ है अपना, ठीक है, कोई भी सैटेलाइट इधर रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। तो जैसे यहाँ पे सैटेलाइट रिवॉल्व करना उसने स्टार्ट किया, बट वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही है, अर्थ से दूर नहीं जा रही है। मतलब उसका अर्थ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो लगेगा ही, साथ ही साथ वो उसकी वेलोसिटी है इसलिए उस पे क्या लगेगा, काइनेटिक एनर्जी। मतलब टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी इन दोनों का एडिशन होगा। समझ पा रहे हो? पक्का? जैसे देखो मैंने आपको बताया कि वो अर्थ के आसपास ही घूम रही है, मतलब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के इन्फ्लुएंस में है। मतलब उस पर अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लग रही है और सिंस वो मूव कर रही है इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी भी लगेगी ही। बराबर है? इतना क्लियर हुआ? तो देखो, कंसीडर a satellite of mass m moving around the earth with the velocity v0 in an orbit of radius r. Because of gravitational pull of the earth, the satellite has a potential energy which is given by, satellite की potential energy कितनी होगी? u minus gmm by r. अब the kinetic energy of satellite due to its orbital motion, उसकी velocity कितनी है? v0, इसलिए उसकी kinetic energy क्या हो जाएगी? हाफ m v0 स्क्वायर। और आपको पता है v0 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? gm by r। क्यों? बिकॉज v0 इज इक्वल टू अंडर रूट gm by r। ठीक है, अब अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? हाफ जी एम एम बाय आर। सो टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कौन सा चैप्टर में? 6th चैप्टर में, वर्क एनर्जी एंड पावर। सो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K प्लस यू। अब देखो हाफ माइनस U प्लस के, पहले कितना आ जाएगा? माइनस जी एम एम बाय आर प्लस हाफ जी एम एम बाय आर। अब दोनों को ऐड करो, देखो जी एम एम बाय आर दोनों क्या बने, तो इसका आंसर आएगा माइनस जी एम एम बाय 2r। कहां से आया पता चला? माइनस हाफ
Gmm/r, ये तो पता चल गया। -1 प्लस हाफ करोगे तो माइनस हाफ बचेगा, बस यही समझे बेटा, पक्का। तो इतनी एनर्जी होती है। अब इसमें जो माइनस है वो क्या इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे वही देखना है, द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज नेगेटिव। व्हाट डज इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स दैट द सैटेलाइट इज बाउंड टू द अर्थ। अब सुनना मेरी बात, हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखा है, कितना? -Gmm/r। सिंस इतना है इसलिए वो अर्थ के इन्फ्लुएंस में है। इफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, कब होती है? r इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ से बाहर निकल जाएगी। बट हमने अभी चेक किया कि हमारे जो क्या बोलते हैं, दैट इज ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कितनी है? -12 Gmm/r, मतलब वो अभी भी अर्थ के इन्फ्लुएंस में है। जितना सरफेस ऑफ द अर्थ पे होना चाहिए उतना नहीं, बट है तो सही। At infinity, the potential energy is zero and also the kinetic energy is zero. Hence, total energy at infinity is zero. Thus, a negative total energy means that in order to send the satellite to infinity, it needs to be given an extra energy. Otherwise, it will continue to revolve in closed orbit. अब इसकी एनर्जी इतनी है, उसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, एट इंफिनिटी आपको पता है, एट इंफिनिटी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, तो टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी। मतलब इसका सैटेलाइट का अर्थ से कोई लेना देना नहीं होगा। तो इसका मतलब अभी एनर्जी, टोटल एनर्जी अभी सैटेलाइट की इतनी है, उसका मतलब हुआ कि भाई उसको इनफाइनाइट पे भेजने के लिए, मतलब अर्थ के इन्फ्लुएंस से दूर भेजने के लिए हमें और इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? इतनी, वरना तब तक तो वो अर्थ के ऑर्बिट में घूमता ही रहेगा। अर्थ के दिस फैक्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय सेइंग दैट द सैटेलाइट इज बाउंड टू अर्थ। नेगेटिव एनर्जी है, उसका मतलब क्या हुआ कि देखो -Gmm/r होता, हमारी एनर्जी भी कितनी है? -Gmm/r। हम भी इसलिए तो अर्थ पे हैं। अगर हमारी एनर्जी भी जीरो हो जाती तो बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं, अर्थ के इन्फ्लुएंस में होते ही नहीं। अब -Gmm/2r है, भले जितनी चाहिए उतनी नहीं है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे होनी चाहिए उतनी नहीं है, बट है तो सही है। इसलिए वो अर्थ के आसपास क्या करिए? ऑर्बिट करिए। भले उसके आजू बाजू में मून है, उसके दूर मार्स है और वीनस है, उनके आसपास क्यों नहीं जाती? क्योंकि अर्थ के इन्फ्लुएंस में पड़ी है वो। इसलिए वो अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर निकालने के लिए उसको और कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। बराबर है? सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, सो ये है टोटल एनर्जी। अब फाइनली सेकंड लास्ट टॉपिक, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। जैसे मैंने आपको बताया, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट मतलब कि भाई अर्थ, जो सैटेलाइट है वो अर्थ से बाउंडेड है, बाउंडेड। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट टू लीव इट्स ऑर्बिट, ऑर्बिट को दूर छोड़ के कहां पे? अराउंड द अर्थ एंड एस्केप टू इंफिनिटी। छोड़ के फिर दूर नहीं जाना है, बिल्कुल दूर जाना है जहां से उसका अर्थ से कोई इन्फ्लुएंस ही ना हो, इज कॉल्ड इट्स बाइंडिंग एनर्जी। सो द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज -Gmm/r, ये उसका टोटल एनर्जी है। हमने देखा अभी 2r, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज -Gmm/2r, सॉरी 2r बोला। इन ऑर्डर टू एस्केप टू इंफिनिटी, अब इंफिनिटी पे एस्केप करना है तो क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी सप्लाई एंड इंफिनिटी पे क्या होती है? एट इंफिनिटी टोटल एनर्जी इज जीरो। अब हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी है? -Gmm/2r है। अब मुझे इसको जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको जीरो बनाने के लिए मुझे और प्लस Gmm/2r देना पड़ेगा। अब ये जो प्लस Gmm/2r दिया, उसी को हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट बोलते हैं। The extra energy equal to plus Gmm/2r is supplied so that its total energy E becomes zero, और E zero मतलब वो कहां पे होती है? इनफाइनाइट पे ही होती है। समझ में आया? सिंपल सी बात है, मुझे अर्थ से दूर लेके जाना है, दूर लेके जाना है मतलब इनफाइनाइट पे ही वो अर्थ से दूर जाएगा, और इनफाइनाइट पे टोटल एनर्जी उसकी जीरो होती है। अभी उसके पास नेगेटिव एनर्जी है, अब मुझे जीरो बनाना है तो मुझे उतनी पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो जीरो होगा। नेट क्या हो जाएगा? जीरो। और वो जो पॉजिटिव एनर्जी दी उसी को हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा इसमें भेजा मारने की जरूरत नहीं है। लिख लिया बेटा? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, weightlessness. when a body when a body presses
against a supporting surface, the supporting surface exerts force of reaction on him. एक टेबल है, उस पर एक बुक पड़ी है, ठीक है। अब बुक इस पे रेस्ट पे पड़ी है, इसलिए ये टेबल उसको नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाता है और इसका वेट क्या लगता है नीचे, ये आपको सबको पता है। दिस फोर्स ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूसेस द फीलिंग ऑफ वेट इन द बॉडी। अब ये जो रिएक्शन है उसके कारण फील होता है। हम हमारी बात ले लो ना, आप कहीं पे बैठे हो अभी, या तो बेड पे या तो चेयर पे, अब जितना बैठे हो आपको आपका वेट फील हो रहा है कि भाई हाँ मेरा कुछ वेट है। क्यों फील हो रहा है? बिकॉज जैसे आप बैठे हो तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगता है। इफ समहाउ द फोर्स ऑफ रिएक्शन बिकम जीरो, मान लो ऊपर लगने वाला फोर्स जीरो हो जाता, तो द अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी बिकम जीरो। ये जीरो हो जाता तो वो आपका वेट फील ही नहीं होता। और उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, बॉडी सेड टू बी इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस व्हेन द रिएक्शन ऑफ द सपोर्टिंग फोर्स इज जीरो और इट्स अपरेंट वेट इज जीरो। अपरेंट वेट मतलब जो एक्चुअल नहीं है, ऐसा फील होता है, उसे अपरेंट वेट बोलते हैं। ओके, तो कौन से केस में वेटलेसनेस होता है? एक, इन फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, ये हमने ऑलरेडी आगे देख लिया। अगर लिफ्ट में आप जा रहे हो ऊपर और सडनली उसका जो केबल है वो टूट जाए तो लिफ्ट सीधा नीचे गिरेगी और वो फ्री फॉल जैसा होगा। दूसरा, इनसाइड स्पेसक्राफ्ट, आपने एस्ट्रोनॉट्स को देखा होगा। तीसरा है नल पॉइंट्स इन स्पेस। नल पॉइंट्स इन स्पेस ऐसे स्पेस पे पॉइंट्स है जहां पे बिल्कुल, अभी देखो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं अर्थ पे नहीं स्पेस में, कि जहां पे कुछ भी फोर्स ना लगे, जो नेट फोर्स उधर हो वो जीरो हो जाए, उसको हम बोलते हैं नल पॉइंट। इसको आपको पढ़ने के लिए आपको आगे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी तो नहीं बोल सकते हैं, एस्ट्रोनॉट्स बनने के लिए हाँ एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोनॉमी पढ़नी पड़ेगी, उस पर आप आगे जाके कर पाओगे। और चौथा, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, आपको पता है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जी जीरो है, जी जीरो मतलब आपका वेट क्या हो जाएगा, जीरो। बट प्रैक्टिकली हम सेंटर ऑफ द अर्थ पे नहीं जा सकते क्योंकि जाने से पहले ही हम जल के मर जाएंगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें, ओके, लिख लिया बेटा ये टॉपिक। एंड लास्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ वेटलेसनेस। सबसे पहला, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बिकम डिफिकल्ट इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। इसलिए जो एस्ट्रोनॉट जो वहां पे स्पेस में उनको प्रॉब्लम होता है। An astronaut cannot drink water from a glass because on tilting the glass the water comes out in the form of floating drops। ये देखा भी होगा आपने वीडियोस। He takes the food in the form of paste from tube squeezed into his mouth। वो खाना चपाती और वो मान लो कि आज मटर की सब्जी बनाई है, चपाती वो मुंह में डालेगा तो एक मटर उधर घूमेगा, एक मटर इधर जाएगा, चपाती उड़ जाएगी, फिर उसके जो वो अलग अलग वाटर ड्रॉपलेट्स घूमते रहेंगे, इसलिए वो पेस्ट के फॉर्मेट में ही खाता, हम खाते रहते हैं। अब वहां पे तो किचन भी नहीं होता है, तो किचन नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, तो वो खाना पहले से ही उनके पास स्टोर्ड करके यहाँ से लेके जाते हैं, स्टोर्ड खाना, उसको फिर गर्म कर लेते हैं या जो भी करना है वो कर लेते हैं। दूसरा, स्पेस फ्लाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम एडवर्सली अफेक्ट द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है, हम अर्थ पे रहते हैं तो जिसके कारण हम इससे सेट होते हैं। अगर स्पेस फ्लाइट करेंगे बहुत टाइमों तक, 4-5 सालों तक, तो क्या होता है उसके कारण हमारा जो वर्किंग होता है पूरे अंदर के ऑर्गन्स का, वो डिफिकल्ट हो जाता है। While walking in a spacecraft, an astronaut is pushed away from the floor and he may crash against the ceiling of the spacecraft। जब चलता है वहां पे फ्रिक्शन तो है नहीं कुछ, और फ्रिक्शन होगा तो वहां पे स्पेस में कुछ फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसके कारण वो पुश होता है और शायद सीलिंग से भी टकरा सकता है। एंड चौथा, इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन सिंपल पेंडुलम इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। क्योंकि टी का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है सिंपल पेंडुलम का, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, और वेटलेसनेस में जी की वैल्यू जीरो होती है, तो एनीथिंग बाय जीरो इज इनफाइनाइट, तो ये याद रख लेना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है वेटलेसनेस के। सो फाइनली हम ये चैप्टर यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में उसके सारे एक्सरसाइज एक ही दिन में मैं खत्म कर दूंगा, फिर उसके बाद बुक 1 खत्म हो जाएगी, फिर बुक 2 स्टार्ट करेंगे। टिल देन प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, स्टडी वेल स्टडी वेल स्टडी वेल, ठीक है। टेक केयर बेटा।